चुप रहो। Is anybody up there? ये लाइट कब मेरा पीछा छोड़ेगी? Is anybody up there? कहाँ चले गए लोग? जरा मुझे लेके आओ मोबाइल। एक मैसेज सेंड करने दो मुझे बच्चों को। Okay, good evening, Kyun. कल की क्लास को लेकर कुछ कंफ्यूजन है क्यों? क्लोज में बता दीजिए अगर हो तो। क्लॉज में हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव क्लॉज। जस्ट अ मिनट, बताइए। अभी तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये मैथ्स के लिए क्या कर रहे हैं? मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का क्या कर रहे हैं आप? सर मैच का वो अभी प्रैक्टिस वो ज्वाइन किया है। प्रैक्टिस बैच? हाँ, अभी प्रैक्टिस बेस नहीं है, ऐसे 2 महीना का। अच्छा अच्छा, मतलब बैच क्लास जैसा है क्या? हाँ, क्लास है, क्लास है। हाँ, कहाँ ज्वाइन किया है? ये बाजीराव बोल के ये ओके ओके। और ये जीएस वगैरह? यस ऐसा उसका उसका अभी तक वो नहीं, प्लानिंग ऐसे कुछ तो नहीं है अभी। इसलिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आप सीरियस हैं, जॉब तो आने वाले हैं ना, एग्जाम में सितंबर 9 को। क्योंकि आप मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हैं, इंग्लिश रेगुलर ले रहे हैं, तो इट मीन्स आप सीरियस हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, है ना। जैसे किपा ताजू भी हैं साथ में, तो आप दोनों से ही बात कर रहा हूँ मैं। अच्छे से तैयारी करिए और मेरी तरफ से एग्जाम तक मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा, क्वेश्चंस पूछने हो या फिर मुझे कुछ आपको सेंड करना हो, है ना। यस सर। बस वही है। चलिए, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे आपका एडजेक्टिव। ठीक है ताजू, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। एडजेक्टिव क्लास क्लॉज में मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दिया था। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर कोई भी क्लॉज जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे तो उसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है। इफ एनी क्लॉज acts as an adjective in a sentence, we call it adjective clause.
इसमें मैंने कल आपको बता भी दिया था कि कुछ कंजंक्शंस का यूज करना होता है आपको, है ना। और वो कंजंक्शंस समटाइम्स सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या क्या वर्ड हो सकते हैं जो कंजंक्शन होते हैं? एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये चीजें। कंजंक्शन में आप ले लो हु, whom, which, where, when, सॉरी ये डबल हो गया, इट इज when, इसके अलावा whose। अब ये इसमें से कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, ये यूज करने पे पता चल जाएगा, ठीक है। who, whom, which, where, when, whose, why, ठीक है, that। अब ये जो है आपके कंजंक्शन का काम करते हैं, जिसमें, जस्ट अ मोमेंट, जी पूछिए क्यों। सर थोड़ा रिलेटिव एग्जेक्टिव में थोड़ा उसका उसका बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रिलेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं या रिलेटिव प्रोनाउन की? दोनों का ये डिफरेंस क्या है दोनों का? देखिए रिलेटिव एडजेक्टिव जैसा कुछ होता नहीं है ना, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और ये जो लिखे हुए हैं ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही काम करते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो हु जो है, ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। whom जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। विच आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब जो हु है वो कब यूज करते हैं? लिविंग के लिए, फॉर पीपल। और विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। म्यूट करिए अपना ये माइक, आवाज आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये आपके कंजंक्शंस हो गए, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ बड़ा सिंपल सा, उसमें आपको पता चलेगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सिफाई से आई, एक मिनट, द कार विच आई सॉ yesterday in the market was stolen, ठीक है, ये लिख लेते हैं, stolen। The car which I saw yesterday in the market was stolen। अब यहाँ पे जो मेन सेंटेंस है ना वो कौन सा है? द कार was stolen, ठीक है। द कार was stolen। अब यहाँ पे इफ आई से द कार was stolen, तो इस ये बोलकर मुझे पता नहीं चल पाता है कि विच कार आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे नाउन को मुझे डिस्क्राइब करना पड़ता है। और डिस्क्राइब करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है एक एडजेक्टिव की, ये तो आप जानते ही हैं। तो विच आई सॉ यस्टरडे इन द मार्केट, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये आपका क्लॉज है, ठीक है। और इसे मैं यूज कर रहा हूं डिस्क्राइब माई नाउन। और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉज
काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, और क्लॉज की बेसिक कंडीशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, ये कंजंक्शन भी साथ में चलेगा विच। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मेरे पास बेसिक सिचुएशन, आई मीन बेसिक जो कंडीशन होती है ऑफ बीइंग अ क्लॉज वो भी है। तो विच आई सॉ यस्टरडे इन द मार्केट इज योर एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, दिस इज योर एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ पे आपने विच यूज करा है ना, विच को यूज करा है आपने। अब ये विच जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके कार को ही रिप्रेजेंट करता है। कार विच आई सॉ, है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, सो विच ये आपकी कार को रिप्रेजेंट करता है। तो कार को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या है भाई, ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि कार की जगह पे आपने विच को यूज कर लिया है, सो दिस इज योर प्रोनाउन, बिकॉज वी यूज प्रोनाउंस टू रिपीट आर, आई मीन टू रिप्लेस आर नाउन्स। और ये प्रोनाउन होने के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन को रिलेट करने का काम कर रहा है ना। दो सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस, द कार वाज स्टोलन, द कार आई सॉ यस्टरडे इन द मार्केट। तो इनको रिलेट करने का आपस में काम कर रहा है ये, तो इसीलिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। ये आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन वही रिलेट करता है, सो ये कंजंक्शन है। और ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब है ही है। तो कुल मिला के इसीलिए आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहीं से आपके क्लॉज की शुरुआत भी हो रही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लॉज बनता है, इसीलिए हम उसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज सेम थिंग, क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है, इसीलिए इसे आप रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। और विच प्रोनाउन क्यों है भाई, क्योंकि कार को रिप्रेजेंट करता है, द कार, है ना, द कार विच आई सॉ यस्टरडे, विच यहाँ पे कार के लिए यूज किया गया है। होप आपको समझ में ये चीज आ रही होगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक आध सेंटेंस हम लोग और देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके दो टाइप होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग। मैंने लिखा आई बॉट, आई बॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई बॉट द पेन विच माई क्लासमेट रिकमेंडेड टू मी, रिकमेंडेड टू मी, ठीक है। आई बॉट द पेन विच माई क्लासमेट रिकमेंडेड टू मी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है, आई बॉट द पेन, है ना। अब द पेन से पता नहीं चलता है कि विच पेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो द पेन है इससे पता नहीं चल पा रहा। तो इस द पेन को, यानी कि मेरे इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ही मुझे एक क्लॉज की जरूरत है। क्लॉज क्या है, विच माई क्लासमेट रिकमेंडेड टू मी, ये आपका क्लॉज है, ठीक है। इस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट का है, ये रहा माई क्लासमेट, अपनी वर्ब का है, ये रही V2, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ठीक है। और अगेन वी यूज विच टू, किस लिए यूज करते हैं विच को, इसको यूज करते हैं आपके नाउन को रिलेट और रिप्रेजेंट करने के लिए। ये विच आपका पेन को ही रिलेट करता है, और पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने विच का यूज किया है, ठीक है। सो ये विच से स्टार्ट हुआ है, विच माई क्लासमेट रिकमेंडेड टू मी। तो विच माई क्लासमेट रिकमेंडेड टू मी ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है, बड़ा सिंपल सा है। और आगे आते हैं,
जैसे अगर मैं लिखता हूँ अ बॉय हु जस्ट एंटर्ड, हु जस्ट एंटर्ड इज द मॉनिटर। ठीक है, एक और लिखता हूँ द बॉय हु जस्ट एंटर्ड इज द मॉनिटर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जरा मुझे बताइए सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अ बॉय हु जस्ट एंटर्ड इज द मॉनिटर, द बॉय हु जस्ट एंटर्ड इज द मॉनिटर। ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको ना, तो मैं ही बता देता हूँ इसको पहले। देखिए यहाँ पे मेन सेंटेंस कौन सा है, द बॉय इज द मॉनिटर, है ना, ये मेन सेंटेंस है, अ बॉय इज द मॉनिटर। तो कौन सा लड़का मॉनिटर है पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको उस नाउन को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। फॉर दैट आपको उस नाउन को डिफाइन करना पड़ेगा, और नाउन को डिफाइन करने के लिए आपने क्या यूज किया, एक एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया, हु जस्ट एंटर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो ये नाउन कैसा बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये नाउन जो है ना बॉय, ये क्या बन गया, डेफिनेट नाउन बन गया। ठीक है, अब ये डेफिनेट नाउन बन गया तो आपने ये पढ़ा है कि डेफिनेट नाउन से पहले हम लोग यूज करते हैं द। तो यहाँ पे द का यूज सही है और अ का यूज गलत है, क्योंकि मॉनिटर एक ही तो होगा, एक से ज्यादा तो होगी नहीं, है ना। मॉनिटर एक ही होगा बंदा उस क्लास में, तो इसीलिए वो ऑलरेडी डिफाइंड ही है। सो द बॉय इज द मॉनिटर, है ना, हु जस्ट एंटर्ड। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जो आपने यहाँ पे लिखा है हु, ये आपके सेंटेंस में इस क्लॉज में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो हु है, पहली बात तो ये सब्जेक्ट भी है ना, हु जस्ट एंटर्ड ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, दूसरी बात ये क्लॉज भी है, आई मीन सॉरी कंजंक्शन भी है, ये आपका कंजंक्शन भी है, ध्यान रखिए। और यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है, क्योंकि ये हु क्या है, ये बॉय को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपका सब्जेक्ट भी है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना हमारे पास। तो हु सब्जेक्ट है और ये जो वी टू है जो कि आपके क्लॉज की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और ये कंजंक्शन भी है आपका साथ में। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समझने होते हैं। ये सिंपल है, आपके बेसिक्स पे निर्भर करते हैं, जितने आपके बेसिक्स ठीक हैं जो आपने शुरुआत में अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो मैं इस पेज को अब चेंज करता हूँ। आप चाहेंगे, वैसे तो मैं वीडियो आपके पास भेज ही रहा हूँ, है ना, आप चाहेंगे तो मैं ये पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए वीडियो, मैं आपको बताऊँ ना, वीडियो एक्चुअल में भेजने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऐप हमने लिया ही इसलिए था कि हमारा कंटेंट थोड़ा सा सिक्योर रहे, है ना। तो केवल वही लोग एक्सेस कर पाए जो कि एक्चुअल में उसमें एनरोल्ड है। लेकिन क्या होता है ना, ग्रुप में शेयर करने से वो फिर कहीं भी जा सकता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, तो उसका ऐप लेने का रीजन ही ये था।
आगे बढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज जैसे आपने देखा है ना, अब ये दो तरह का भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, CLAU। और दूसरा कौन सा होता है, नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब जो अभी आप पढ़ रहे थे ना, दैट वाज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि वहां पे आपको अपने नाउन को बार बार डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही थी टू आइडेंटिफाई दैट नाउन। अब हम लोग बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग की। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मिस्टर शर्मा हु इज आवर इंग्लिश टीचर, हु इज आवर इंग्लिश टीचर इज अ गुड पियानो प्लेयर, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा हु इज आवर इंग्लिश टीचर इज अ गुड पियानो प्लेयर। अब यहाँ पे ये जो है हु इज आवर इंग्लिश टीचर, ये आपका क्लॉज है, ठीक है। ये आपका क्लॉज है। लेकिन अगर आप एक चीज पे ध्यान देंगे, हमें अपने सब्जेक्ट को, यानी कि मिस्टर शर्मा को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे ना, तब भी हमें पता है कि मिस्टर शर्मा इज अ गुड पियानो प्लेयर, है ना। तो अब ये कहलाता है आपका नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग में क्या होता है, हम लोग जो है, जो हमारा नाउन होता है ना, वो प्रॉपर नाउन होता है। वो क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो हु इज आर इंग्लिश टीचर मैं नहीं बोलूंगा, तब भी पता है कि पियानो प्लेयर कौन है, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज अ गुड पियानो प्लेयर, ये पता ही है मुझे। अब ये क्या है, अगर ये जो है आपका क्लॉज, अगर ये डिफाइन करने का काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये है केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर शर्मा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दो तरह के डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में क्या करता है वो, जो क्लॉज है वो डिफाइन करने का काम करता है आपके नाउन को। और नॉन डिफाइनिंग में क्या करता है, वो क्लॉज केवल और केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है अबाउट योर नाउन, अबाउट योर सब्जेक्ट। क्योंकि जो नाउन पहले से ही प्रॉपर नाउन है, उसको और क्या डिफाइन करोगे आप, हमें पता है। इसको कंपेयर भी कर लेते हैं हम लोग, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। द मैन हु इज आवर इंग्लिश टीचर इज अ गुड पियानो प्लेयर, ठीक है। दोनों सेंटेंस सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे द मैन लिखा है और वहां पे लिखा है मिस्टर शर्मा। अब क्लॉज भी वही है, हु इज आवर इंग्लिश टीचर। अब अगर मैं बोलता हूं कि द मैन इज अ गुड पियानो प्लेयर, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाता है कि विच मैन इज अ गुड पियानो प्लेयर, है ना। तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ता है, कौन सा मैन, हु इज आवर इंग्लिश टीचर। तो ये है आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, जहां पे सिर्फ द मैन लिखा हुआ था। लेकिन अगर मैं कोई प्रॉपर नाउन लिख देता हूँ, प्रॉपर नेम लिख देता हूँ, लाइक दिस, मिस्टर शर्मा,
तो फिर मुझे इनको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मिस्टर शर्मा इज अ गुड पियानो प्लेयर, और हु इज आर इंग्लिश टीचर उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, ये है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। दूसरा वाला है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है, नॉन डिफाइनिंग में प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। और एक चीज जो आपको और याद रखनी चाहिए वो ये है, नॉन डिफाइनिंग में यू नीड टू यूज कॉमा बिफोर एंड आफ्टर योर क्लॉज। ठीक है, क्लॉज के पहले कॉमा, क्लॉज के बाद में कॉमा, ये है आपके नॉन डिफाइनिंग की पहचान। नॉन डिफाइनिंग, और ये है आपका डिफाइनिंग। यहाँ पे नो नीड टू पुट एनी कॉमा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बस इतना आपको देखना था। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो आपका नॉन डिफाइनिंग होता है ना, उस नॉन डिफाइनिंग में आप हु की जगह पे अगर दैट का यूज करते हैं ना, तब भी सही है। मिस्टर शर्मा दैट इज आर इंग्लिश टीचर इज अ गुड पियानो प्लेयर, तो नॉन डिफाइनिंग में दैट का यूज करना भी सही है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता ना, जबकि यहाँ पे हु का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे दैट का यूज नहीं कर सकता मैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था कि एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। द बॉय हु वी द बॉय हु वी केम अक्रॉस yesterday is a basketball player। The boy who we came across yesterday is a basketball player। अब इस सेंटेंस में एरर है, आप इसे ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 पार्ट करके, नो एरर। अब एरर आपको फाइंड आउट कैसे करना है, देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यू जो है, आई मीन हु जो है, वो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ही प्रोनाउन है ये। तो अगर ये सब्जेक्ट है, तो फिर ये वी क्या है, ये भी तो सब्जेक्ट है। तो दो दो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, है ना। चांसेस इस बात के ज्यादा है कि ये आपका क्या रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और उसके लिए आप सेंटेंस को पढ़ लो। ये जो बॉय है ना, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो ये कुछ कर रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे ये कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जिसको हम लोग रास्ते में मिले थे, तो सब्जेक्ट तो हम लोग हैं, ये ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो हु की जगह पे आना चाहिए क्या, whom। द बॉय whom we came across yesterday is a basketball player। तो ये वन ऑफ द एरर्स हो सकता है। ठीक है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला जो एंटीसीडेंट है ना, इसको एंटीसीडेंट कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि हु या whom में से क्या यूज करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट होता तो हु सही था, ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए whom आएगा, याद रखिए। एक और सेंटेंस लिखते हैं। द बॉय हु
I used to play with. Is a lawyer now. इसमें कुछ एरर है तो बताइए. The boy who I used to play with is a lawyer now. कुछ दिख रहा है? देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि who और I साथ में यूज हो रहे हैं, है ना. लेकिन अगर इनफॉर्मली बात करूं, एक मिनट बताइए. इसमें भी होम होगा. चलिए तो मैं अब आपको बताता हूँ. देखिए इनफॉर्मली ये सेंटेंस ना सही हो सकता है. इफ आई से इनफॉर्मल, तो ये सेंटेंस सही है. ठीक है. द बॉय हु आई यूज टू प्ले विथ, इसकी वजह से. लेकिन अगर इसको हम लोग ग्रामेटिकल या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसे और सही करना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? द बॉय विद होम आई यूज टू प्ले. इज अ लॉयर नाउ. ठीक है, ये करना है. तो ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है. द बॉय विद whom आई यूज टू प्ले. ये प्रॉब्लम पैदा हुई सिर्फ इस प्रेपोजिशन की वजह से. इनफॉर्मल इंग्लिश में चल जाता है कि प्रेपोजिशन को आप लास्ट में रख दें, है ना. बट फॉर्मल में आपको ऐसे लिखना पड़ता है विद whom. अब ये सही है क्योंकि विद आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में तो वैसे भी हमें ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है, जो कि whom है. ठीक है. कुल मिला के नाउ आपके जो नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज ओवर हो गए. ठीक है. नाउन क्लॉज डन, एडजेक्टिव क्लॉज डन. अब आपका बचा है एडवर्ब क्लॉज, जिसे हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन के अंदर. ये कंजंक्शन का ही पार्ट है एक्चुअल में. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन. ठीक है. कंजंक्शन में हमारा ये एडवर्ब क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा. चलिए सो विल पेज को चेंज कर लेते हैं. कंजंक्शन. देखिए कंजंक्शन जो है ना, इस कंजंक्शन के अंदर आप कंजंक्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में आप पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज, और इसके साथ में आप क्या पढ़ेंगे, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वो भी आप इसके अंदर जानेंगे. और थोड़ा बहुत आपको पंक्चुएशन भी पता चलेगा, व्हेन टू यूज कॉमा एंड फुल स्टॉप एंड सेमीकोलन. तो कंजंक्शन सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. बड़ा सिंपल सा है. कंजंक्शन का यूज हम लोग करते हैं जोड़ने के लिए, है ना. क्या जोड़ने के लिए? टू कनेक्ट या ज्वाइन, टू और मोर देन टू. वर्ड्स, phrases, clauses,
sentences. So words that we use to connect two or more than two words, phrases, clauses and sentences are called conjunctions. कंजंक्शन का काम जोड़ने का है, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, दो या दो से ज्यादा फ्रेज को जोड़ सकते हैं, क्लॉज को जोड़ सकते हैं एंड सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा काम है इनका, जोड़ने का काम है इनका। अब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेकंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। थर्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड फोर्थ जो है वो कंजंक्शन नहीं है, वो एक एडवर्ब है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, क्योंकि ये काम करते हैं जोड़ने का, इसलिए इनको एडवर्ब मान आई मीन कंजंक्शंस मान लेते हैं, बट एक्चुअल में ये एडवर्ब्स होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ठीक है, सो दीज आर दी टाइप्स, मोस्टली लोग इन्हीं को पढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये बड़े आसान है, बड़े सिंपल से हैं। यूज कब करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का? टू कनेक्ट टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज करते हैं। टू कनेक्ट टू कनेक्ट टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आते हैं? FANBOYS, फैन बॉयज। फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। ठीक है, ये 7 वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, फैन बॉयज इसका एक्रोनिम है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर के बारे में। कब यूज करना है? टू गिव रीजंस। फॉर जो है क्या है आपका? कंजंक्शन भी होता है, ध्यान रखिएगा, अलोंग विद प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में, और अगर वो एक कंजंक्शन होगा तो वो जोड़ेगा दो डिफरेंट सेंटेंसेस को। और कब जोड़ेगा? व्हेन वी वांट टू गिव रीजंस। इफ आई से आई कुड नॉट conduct the class
there was no electricity. अब यहाँ पे आपने for का यूज किया to connect two independent sentences. क्या क्या sentences हैं? I could not conduct the class. There was no electricity. तो रीजन बताने के लिए मैंने यूज किया है तो मुझे फॉर यूज करना पड़ा. आई कुड नॉट कंडक्ट द क्लास फॉर देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप सोच रहे हैं कि सर बिकॉज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना. बिकॉज आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो बिकॉज यूज करेंगे तो चीजें थोड़ा बदल जाएंगी. फिलहाल हम लोग फॉर को यूज करेंगे टू गिव रीजंस. तो सिंपल है, फॉर का यूज आपको कब करना है? टू गिव रीजंस. आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि फॉर केवल और केवल एक प्रेपोजिशन है, तो ये कंजंक्शन भी हो सकता है. अब हम बात करते हैं एंड के बारे में. सो एंड को कब यूज करना है? एंड को यूज करना है टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा सेम सेम डेजिग्नेशन की वर्ड्स को ही कनेक्ट करा जाता है. जैसे अगर मैं कहता हूं सी loves to discuss and solve the problems of others. She loves to discuss and solve the problems of others. जरा बताइए, एरर है इसमें, इतना मैं आपको बता देता हूँ. इस सेंटेंस में एरर है. आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ये आप देखिए. She loves to discuss and solve the problems of others. क्या लगता है भाई, बताइए. समझ आ रहा है कुछ? She loves to discuss and solve the problems of others. मान लीजिए आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, क्या करोगे फिर? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, नो एरर. बड़ा आसान है. देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है टू डिस्कस, उसके बाद मैंने कंजंक्शन यूज किया है और फिर मैं यूज कर रहा हूँ सॉल्व. तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था टू सॉल्व. शी लव्स टू डिस्कस एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स. ठीक है. नाउन को नाउन से कनेक्ट करिए, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से. ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है. पेज को चेंज करते हैं फिर और बताता हूँ आपको सेंटेंसेस. एंड का जो यूज है ना, एंड का यूज मैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए करता हूँ, इसके साथ साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट भी कर सकता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा. जैसे कि चिल्ड्रन हेयर loves activities
like dancing, playing. Just a minute. जी बताइए। सुन रहा हूँ मैं। अगर बात करना है, कुछ बोलना है, सुन रहा हूँ। Children here loves activities like dancing, playing, and बोलिए। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। जी जी, अब बोलिए। म्यूट करने से? करिए। अभी ठीक है? मैसेज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाए फिर। चिल्ड्रन हेयर लव्स प्लेइंग एंड टू सिंग। सेंटेंस को देखिए और बताइए कहाँ दिक्कत है। सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कहाँ प्रॉब्लम है। जस्ट अ मिनट, बताइए। सर इसमें सिंगिंग होना चाहिए क्या? अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, दिखने वाला? सब हो गया। ऐसे दिखा रहा है आपका नेट इंटरनेट इशू हो रहा है। मेरे यहाँ पे अभी तो फिलहाल तो ठीक ही है, वाईफाई तो चल रहा है। चलिए तो मैं बताता हूँ। जी। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हो गया। क्या कह रहे हैं? जो टू इन्फिनेटिव का उसका जगह में जेरन होगा सर। हम्म, देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन हेयर लव्स एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, प्लेइंग। यहाँ तो जेर एंड यूज करे गए हैं, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज कर लिया है जो कि गलत है। तो टू सिंग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंगिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही प्लेड वेल एंड लवली।
सेकंड सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है, नजर आ रही होगी। ही प्लेड वेल एंड लवली। थर्ड भी पढ़ लीजिए। सी एट द डेस्क बिहेव्स वेल एंड फ्रेंडली विद एवरीवन। मैं बताऊं, ही प्लेड वेल, वेल तो एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन लवली एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की यहाँ पे जरूरत है भी नहीं, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए होते हैं। सो ही प्लेड वेल एंड इन अ लवली मैनर, इन अ लवली मैनर। कुल मिला के बात वही है कि एंड के साथ में दो सेम डेजिग्नेशन की वर्ड्स जोड़े जाते हैं, तो एक एडवर्ब था एक एडजेक्टिव था, नॉट नॉट पॉसिबल। थर्ड सेंटेंस, सी एट द डेस्क बिहेव्स, हाउ डज सी बिहेव, अगेन हमें एडवर्ब्स की जरूरत है। वेल तो ठीक है, एक एडवर्ब है, बट फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जरूरत है भी नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव कर दो, तो एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। इस तरह से भी कभी कभार आपको देखना पड़ सकता है। हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बी दे एडवर्ब्स और कंजंक्शंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एंड के बाद में नॉर को मैं छोड़ रहा हूं अभी कुछ देर के लिए, बट की बात करते हैं। व्हेन टू यूज बट। सो बट बड़ा सिंपल है, बट का मतलब होता है लेकिन। ये कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है टू अपोजिट सिचुएशंस, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। क्या लिख सकते हैं, सी इज रिच येट, येट सी इज नॉट हैप्पी। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। नॉर्मली भाई रिच होने से हैप्पी होना चाहिए, बट नहीं है। सी इज रिच येट, आई मीन ये येट को हटा के बट लिखना है, माई मिस्टेक। इट शुड बी बट। एक चीज और क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, सी एंड सी, जब दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम हो, सो आई कैन ओमिट द सेकेंड सब्जेक्ट, मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। एंड आई कैन से सी इज रिच बट इज नॉट हैप्पी, ये भी कह सकता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। और क्या लिख सकते हैं, दे प्लेड रियली वेल, बट could not impress the selectors. They played really well, लेकिन अपोजिट हो रहा है, बट दे कुड नॉट इम्प्रेस द सेलेक्टर्स। और दे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सेम सब्जेक्ट, आई मीन दो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम है, तो मैं दे को रिमूव कर सकता हूँ। दे प्लेड रियली वेल बट कुड नॉट इम्प्रेस द सेलेक्टर्स। नॉर्मली अच्छा खेलने से सिलेक्टर्स इम्प्रेस होने चाहिए थे, बट नहीं हुए। कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए आप लोग बट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बट है ना, जो बट के सेम सेम येट भी होता है, ठीक है, मैं आपको आगे बता देता हूँ। या फिर जैसे मैं यही बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे येट लिख दूँ, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशन तो वही रहेगी।
ये थोड़ा सा ना सिचुएशन को एम्फेसाइज करने के लिए, ये क्या करता है, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता है। इसका मतलब होता है स्टिल, स्टिल, फिर भी। अगर मैं कहता हूं कि भाई दे प्लेड रियली वेल बट कुड नॉट इम्प्रेस द सिलेक्टर्स, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दे प्लेड रियली वेल येट दे कुड नॉट इम्प्रेस, तो ये थोड़ा एम्फेटिक है कि भाई अच्छा खेला फिर भी इम्प्रेस नहीं कर सके। ठीक है, तो वो जो क्या है, जब आप थोड़ा सा एम्फेसाइजिंग वे में बात करते हैं, इन दैट केस आप येट को यूज कर सकते हैं। और विद अ लिटिल बिट डिफरेंस, बोथ आर सेम, बट और येट लगभग दोनों सेम है। बस येट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका जो मतलब है वो निकलता है स्टिल, है ना, थोड़ा सा एम्फेटिक। जैसे आपने कहा आई इनवाइटेड हर, अगर आप कहते हैं बट सी डिड नॉट कम, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कहते हैं येट सी डिड नॉट कम, तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो गया ये। आपने उस चीज को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया कि आई इनवाइटेड हर येट सी डिड नॉट कम, येट सी डिड नॉट कम, या फिर सो अप। ये बस इतना फर्क है आपके बट और येट में। सो FANBY। अब और का यूज कब करना है, और का यूज बड़ा सिंपल है, चॉइस के लिए यूज करते हैं और को। टू हैव चॉइस और टू गिव चॉइस। मैंने कहा वेट और लीव, भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये चॉइस है, वेट और लीव, है ना, चॉइस इज योर्स। और क्या लिख सकते हैं, वर्क हार्ड और फेल, अगेन इम्परेटिव सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देखते हैं, वुड यू स्टे और लीव, वुड यू स्टे और लीव। सो वी टॉक अबाउट चॉइस, ठीक है। पेज को चेंज कर लेते हैं पहले तो। चलिए, सो होप आपको ब्लैंक पेज नजर आ रहा होगा, मैंने शेयर कर दिया है। तो मैंने लिखा वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, टी और कॉफी। तो चॉइस के लिए हम लोग यूज करते हैं और की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है आपका, सो, टू गिव रिजल्ट्स, टू गिव रिजल्ट्स। सी प्रिपेयर्ड वेल, सो सी गॉट थ्रू द एग्जाम। गेट थ्रू का मतलब पास कर लेना। सी प्रिपेयर्ड वेल, सो सी गॉट थ्रू द एग्जाम। प्रिपेयर्ड वेल का रिजल्ट क्या है, गॉट थ्रू द एग्जाम। जब भी आपको रिजल्ट बताना हो, आप सो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए, देयर वॉज मच ट्रैफिक, सो आई गॉट लेट।
he did not have enough money so he could not continue his higher studies. तो सो का यूज करते हैं टू गिव रिजल्ट्स, ठीक है। अब जो लास्ट बचा हुआ है दैट इज नॉर। तो नॉर को मैंने क्यों छोड़ दिया था, बिकॉज नॉर में आपको इन्वर्जन अप्लाई करना होता है। नॉर में आपको क्या करना होता है, इन्वर्जन। जैसे मैंने कहा सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, नॉर आई डू। इज इट करेक्ट? बताइए क्या लगता है। इन्वर्जन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। इन्वर्जन जो है ये आता है एक वर्ब से, दैट इज इन्वर्ट, ठीक है। इन्वर्ट का मतलब होता है पलट देना। नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब इन्वर्जन करते हैं तो वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट आ जाता है बाद में, ठीक है। तो नॉर के बाद में आई डू, इन्वर्जन करोगे तो बन जाएगा नॉर डू आई। सेम नॉर के बाद में आई डिड, नॉर डिड आई, ठीक है। सी इज नॉट हैप्पी, नॉर एम आई, ठीक है ना। सुना भी होगा आपने ये जो सेंटेंस है, जैसे कि शी इज हैप्पी सो एम आई, सो एम आई। तो यहाँ पे सो के बाद में भी ये लोग इन्वर्जन करते हैं कई बार, तो ये इन्वर्जन कहलाता है ना। इन्वर्जन का मतलब होता है टू इन्वर्ट, पलट देना, फ्लिप कर देना, पोजीशन को चेंज कर देना। सब्जेक्ट वर्ब नॉर्मली बन जाएगा वर्ब सब्जेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और ये जो वर्ब है ना, डिड या डू, डिपेंड्स ऑन द टेंस कि कौन सा टेंस है, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो मैंने डू आई यूज किया। पास्ट इंडेफिनिट था तो मैंने डिड आई यूज किया। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था, इज का यूज कर रहे थे तो मैंने भी एम आई यूज किया, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए।
चलिए के बात आजू गायब। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज को रिलेटिव कंजंक्शंस, ये भी बढ़िया है। को रिलेटिव कंजंक्शन। सो को रिलेटिव कंजंक्शन जो है ये हमेशा पेयर में होते हैं, है ना। को रिलेट करते हैं एक दूसरे को। को का मतलब ही होता है दैट इज जो आपके साथ में है ना, वो वर्कर्स, वो टीचर्स, जो भी है पेयर में होते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, टू, so that not only but also no sooner than, hardly when। ठीक है। इनमें होता है इन्वर्जन। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आइदर और से। आइदर और का मतलब पता ही होगा आपको, चॉइस होती है बिटवीन टू, एनी वन ऑफ द टू। ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अब जरा ध्यान से देखिएगा। द स्कूल मैनेजमेंट एक मिनट सोचने का टाइम दीजिए। आइदर शुड हाइक द फीस और increase the price of books। अब इसको पढ़िए, अगर मिल जाता है जवाब तो बहुत बढ़िया है, वरना मैं बताता हूँ भी।
पहला सेंटेंस है द स्कूल मैनेजमेंट आइदर शुड हाइक द फीस और इंक्रीज द प्राइस ऑफ बुक्स, या तो फीस बढ़ाना चाहिए या फिर प्राइस बढ़ाना चाहिए बुक्स का, दोनों में से कोई एक। यू कैन आइदर हैव टी या और कॉफी, या तो चाय ले सकते हैं या कॉफी ले सकते हैं। सी आइदर सेल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, या तो फ्रूट बेचती है या फिर वेजिटेबल्स बेचती है। ये फ्रूट में से एस रिमूव कर देंगे हम लोग, है ना, फ्रूट होता है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है ये। देखिए, आइदर के बाद में हमने यूज किया है शुड हाइक, है ना, या फिर कहें तो आइदर के बाद हमने शुड यूज किया है, और के बाद में हमने क्या यूज किया है, इंक्रीज। तो अगर हम लोग और के बाद में मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आइदर के बाद में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। वी हैव टू मेक दैट बैलेंस, है ना। तो कर क्या सकते हैं, इस आइदर को हम लोग इस हाइक से ठीक पहले यूज कर सकते हैं। द स्कूल मैनेजमेंट शुड, द स्कूल मैनेजमेंट शुड आइदर हाइक द फीस और इंक्रीज द प्राइस ऑफ बुक्स। तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं, कि आइदर को मैंने मॉडल वर्ब के पहले यूज कर रखा है ना, और को मैंने यूज किया है मेन वर्ब के पहले। तो अगर मैं और को मेन वर्ब के पहले यूज करता हूं तो मुझे आइदर को भी यूज करना चाहिए मेन वर्ब के पहले। शुड को आगे ले आऊंगा, आइदर को वहां ले जाऊंगा, सेंटेंस डन। अब दूसरा वाला सेंटेंस आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और के बाद में कॉफी है, यानी कि एक नाउन है, और आइदर के बाद में है एक वर्ब, है ना। तो हमारा जो एक जो कह सकते हैं पेयर है वो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि और के बाद में तो नाउन है लेकिन आइदर के बाद में वर्ब है। क्या कर सकता हूं मैं, ये है मेरा नाउन। तो सेंटेंस को मैं लिखूंगा यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी, तब जाके ये हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, होप आप लोग समझ पा रहे हैं, बड़ा आसान सा है। थर्ड सेंटेंस, और के बाद में है वेजिटेबल्स जो कि एक नाउन है, आइदर के बाद में है सेल्स जो कि एक वर्ब है। तो अगर और के बाद में है नाउन तो आइदर के बाद में भी होना चाहिए नाउन। इस सेंटेंस को मैं लिख के बता देता हूं एक बार। सी सेल्स आइदर फ्रूट और वेजिटेबल्स। ठीक है, सी सेल्स। अब ये सेंटेंस सही हो गया, और के बाद में भी नाउन, आइदर के बाद में भी नाउन। इतना आसान है ये। कभी शायद 2022 में या 23 में आपके एग्जाम्स में आया था एक, सी इज आइदर एन इंजीनियर और फिलोसोफर, ये आपके एग्जाम्स में आया था। एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। सी इज आइदर एन इंजीनियर और फिलोसोफर। समझ पा रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। अच्छा, ड्रेमा भी गायब हो गई। चलिए, ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए क्यों, है कुछ इसमें आइडिया। बताइए। सर इसमें एक जो आर्टिकल लगा है, एक आर्टिकल नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने।
इसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एन इंजीनियर तो सही है, यहाँ पे अ फिलोसोफर होना चाहिए। अब ये सही है। चलिए तो क्यों आज की क्लास के लिए इतना काफी है, हम लोग कल मिलते हैं ना। कल हम लोग ये को रिलेटिव कंजंक्शंस के आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो लीव करते हैं फिर क्लास को। गुड नाइट। मिलते हैं कल, है ना। गुड बाय सर। ओके।